प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में एससीओ बैठक में लिया भाग। पहलगाम हमले की करी निंदा, कहा आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं। साझा बयान में आतंकवाद के खिलाफ जताई प्रतिबद्धता। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कैंपस टैंक पंजाब को किया लॉन्च। युवा स्टार्टअप्स को मिलेगा 60 लाख का फंडिंग सपोर्ट। कहा भारत जल्द ही जर्मनी को पछाड़कर बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रदेश के कई स्थानों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के विरोध में भाजपा का हल्ला बोल। जलाया पुतला, प्रदर्शनकारी बोले देश से माफी मांगे राहुल गांधी। प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। घग्गर यमुना का बड़ा जलस्तर। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों से पूरी तरह से दूर रहने को कहा। किसान और मजदूरों के साथ खड़ी सरकार। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट के दूसरे दिन सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। तियानजिन में हुए एससीओ लीडर्स की बैठक के बाद जारी साझा बयान में सदस्य देशों ने मृतकों और घायलों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही कहा कि ऐसे हमलों के दोषियों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एससीओ देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई। सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है, दोहरे मानदंडों को अस्वीकार्य बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो सीमा पार आतंकवाद सहित मिलकर लड़े। एससीओ के साझा बयान में भारत की पहलों को मान्यता मिली। तियानजिन एससीओ घोषणा पत्र में भारत की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम को समर्थन भी मिला। एससीओ सदस्य देशों ने नई दिल्ली में 3 से 5 अप्रैल 2025 में आयोजित 5वें एससीओ स्टार्टअप्स फोरम के सफल आयोजन का स्वागत किया, जिससे विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा मिला। सभी देशों ने 21 से 22 मई को नई दिल्ली में हुए 20वें एससीओ थिंक टैंक फोरम की बैठक को भी सराहा। इसके अतिरिक्त साझा बयान में भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWM स्थित एससीओ अध्ययन केंद्र के योगदान को भी सराहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती करार देते हुए कहा कि सभी तरह के आतंकवाद का एकजुट होकर विरोध करना सभी का दायित्व है। पीएम मोदी ने आज तियानजिन में एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों के 25वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? प्रधानमंत्री ने व्यापार और विकास के लिए कनेक्टिविटी को जरूरी बताया। इसके लिए पीएम ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपील की। पीएम ने 80वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र से रिफॉर्म की अपील करते हुए एससीओ सदस्य देशों को एकमत होने का आह्वान किया। हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं।
एससीओ समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय बैठक के लिए आयोजन स्थल से एक साथ रवाना हुए। बैठक में दोनों नेताओं ने कई रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की। इस दोनों नेताओं ने अपनी आपसी और वैश्विक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विचार साझा किए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस हमेशा एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। हमारे बीच घनिष्ठता का सहयोग न केवल दोनों देशों की जनता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी जरूरी है। से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। वहीं तियानजिन में आज समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंच पर एक साथ नजर आए। इन तीनों देशों के नेताओं के बीच केमिस्ट्री देखने को मिली, उससे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये ऐसी तस्वीर है जो एशिया की महाशक्तियों के तालमेल की नई परिभाषा तय करेगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कैंपस टैंक पंजाब लॉन्च किया, जो छात्रों को स्टार्टअप के लिए 6 मिलियन लगभग 50 करोड़ की फंडिंग सुविधा प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवप्रवर्तकों को स्टार्टअप शुरू करने में मदद देना है। इस अवसर पर मनोहर लाल ने कहा कि भारत जल्द ही जर्मनी को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। उन्होंने अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स को लेकर कहा कि भारत को झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की 7.8% की विकास दर उससे अनस्टॉपेबल मानती है। जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, पढ़ाई के बाद उनके लिए बहुत बड़ा एक विषय होता है कि उनको जीवन में आगे क्या करना है। तो जीवन में आगे अच्छा कुछ करें और अच्छा करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म मिले। तो ये प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, युवकों का बहुत बड़ा एक समाधान होगा, उनकी बहुत बड़ी सहायता होगी और उसके कारण से ये जो जॉब सीकर्स हैं, जो न्यू स्टार्टअप्स बनेंगे, कल को बड़े उद्योग लगा करके जॉब गिवर्स भी बनेंगे। और जब जॉब गिवर्स बनेंगे तो एक बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट की वो भी हल होगी और इससे देश का भी लाभ होगा। देश निर्माण में इन लोगों के व्यवसाय का निश्चित रूप से लाभ होगा। हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ने का जो एक संकल्प है वो भी पूरा करेंगे। राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने कहा कि 2014 में जहां भारत में केवल 400 स्टार्टअप थे, वहीं अब यह संख्या 1.76 लाख पार कर चुकी है। कार्यक्रम में वेंचर कैटलिस्ट, अपना और कई अन्य उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए। कैंपस टैंक 300 स्टार्टअप्स को चयनित करके उन्हें सीड फंडिंग देगा, जिससे भारत के 7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने में योगदान मिलेगा। 1000 स्टार्टअप ਨੂੰ ਇਨਕੂਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, 1000 ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਇਹਦੀ ਸੌਫਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 19000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਰਟਅਪ, ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ 1000 ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਫਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रैली वाले मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने के विरोध में आज कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जमकर घेरा और खूब खरी खोटी सुनाई। मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने राजनीति का स्तर बिल्कुल गिरा दिया है। यह देश किसी भी हालत में यह बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यह हिंदुस्तान की हर मां और महिला का अपमान है। विज ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक किसी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ने इस पर माफी नहीं मांगी और न ही निंदा की। विज ने चेतावनी दी कि यह देश तब तक सड़कों पर संघर्ष करता रहेगा जब तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कान पकड़कर देश से माफी नहीं मांग लेते।
अब ये गालियां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से दी गई, किसी ने भी दी। दायित्व उनका है जिनका मंच था, जिन्होंने रैली कर रही थी। और ये देश किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हिंदुस्तान की हर मां का अपमान है कि आज तक एक भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ने इसके लिए माफी नहीं मांगी। तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कान पकड़कर देश से माफी नहीं मांगते, सारे देश से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आज कैथल में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर रोष प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय के निकट राहुल गांधी का पुतला जलाया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में अपशब्द बोलना एक निंदाजनक बात है, जिसके कारण आज देश के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे महिला जगत का अपमान किया है। इससे यह बात साफ हो जाती है कि राहुल गांधी को अपनी संस्कृति का भी ज्ञान नहीं है। हमारे देश में बहन बेटी सबके लिए समान होती है और बहन बेटियों की इज्जत करना हम सबका नैतिक फर्ज बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी में यदि कोई नैतिकता है तो वह देश की जनता और विशेषकर देश की महिला वर्ग से हाथ जोड़कर माफी मांगे। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का जो अभद्र भाषा में टिप्पण किया गया है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। हमारे भारतवर्ष में माता को पूजी जाती है और एक माता शक्ति का जो अपमान हुआ है वो हम सब मातृशक्ति का अपमान है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और राहुल गांधी से डिमांड करते हैं कि वो आकर सबके बीच में माफी मांगे। राहुल गांधी की घटिया सोच है, उसकी सोच का नतीजा है। वो कहता है कि भाई वोट बैंक चोरी किया, एक तरफ कहता है कि ईवीएम हैक किया। अगर ईवीएम हैक कर लिया तो फिर वोट बैंक चोरी का क्या मतलब रहता है? उनको ये नहीं खुद पता कि बोल क्या रहे हैं। और माँ, सबकी माँ एक समान होती है, सबकी बराबर होती है। हम अपनी धरती को भी भारत माता कह के बोलते हैं। उनकी सोच है, उनका जो धरातल का जो वोट बैंक है वो खिसक चुका है, वो जीरो हो चुका है, वो हड़बड़ाए हुए हैं। अब क्या करें, उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं रहा। कि राहुल गांधी जिन्होंने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया और ये उसने केवल नरेंद्र मोदी जी की माता के बारे में ही अपशब्द नहीं बोले, उसने मातृत्व को भी शर्मसार करने का काम किया। राहुल गांधी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने एक मंच के ऊपर जाकर माननीय मोदी जी और उनकी माता के बारे में अपशब्द कहने का काम किया। उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। और आप देखिए कि आज उनकी सरकार नहीं है, आज वो विपक्ष में है और वो विपक्ष में होते हुए जिसकी सरकार है उसके मुखिया के बारे में इस प्रकार बोल रहे हैं। आप ये सोचिए कि अगर उनकी सरकार आ जाए तो वो आम लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। नरवाना उपमंडल के गांव दनोदा कला में बरवाला के एक सुपर स्पेशलिटी निजी अस्पताल द्वारा विशाल स्वास्थ्य जागरूकता एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। ग्रामीण चबूतरे पर हुए इस भव्य आयोजन में सुबह से ही सैकड़ों लोग जुटे और विभिन्न बीमारियों की जांच के साथ साथ मुफ्त दवाइयों का लाभ उठाया। बातचीत में मंत्री बेदी ने हाल ही में क्षेत्र में हुई भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों से आए जल भराव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अचानक बादल फटने जैसी परिस्थितियों का सीधा असर हमारे क्षेत्र पर पड़ रहा है, जिससे कई गांव में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सरकार और प्रशासन मिलकर लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं और जहां भी समस्या गंभीर है वहां तुरंत राहत कार्य शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों और मजदूरों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सैकड़ों मरीजों का मेडिकल चेकअप यहाँ पर चल रहा है और बहुत से लोगों का इस मेडिकल चेकअप कैंप से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आज के इस ऐतिहासिक दिन यहाँ मैं इस सुपर स्पेशलिटी मेडिकल चेकअप कैंप की मेडिकल टीम का और यहाँ की आयोजन समिति को आभार प्रकट करता हूँ। वहाँ आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि बेतहा बारिश की और पहाड़ों में जिस प्रकार की बादल फट रहे हैं, बहुत जान माल का नुकसान हो रहा है, उसका प्रभाव हमारे हरियाणा के भी बहुत से क्षेत्रों में पड़ रहा है और ख़ास तौर से इस बारिश के कारण हमारे क्षेत्र के अंदर भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों के माध्यम से कि अधिकारियों के साथ मिलकर लगातार हम प्रयासरत हैं
कि ग्रामीणों को भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने जम्मू, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक राहत एवं बचाव अभियान चलाए हैं। पश्चिमी कमान चंडीमंदिर में सैन्य अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इन अभियानों में त्वरित प्रतिक्रिया, सुनियोजित तैयारी और नागरिक प्रशासन के साथ बेहतरीन समन्वय का परिचय दिया गया है। 16 से 17 अगस्त 2025 से ही स्थिति का आंकलन कर इंजीनियर टुकड़ियां, चिकित्सा दल, संचार साधन एवं सेना के विमान अल्प सूचना पर ही तैनात कर दिए गए ताकि जनजीवन सुरक्षित किया जा सके और आवश्यक सेवाओं की बहाली सुनिश्चित हो। बाढ़ राहत कॉलम पहले से ही प्रशिक्षित, सुसज्जित और तैयार थे। नागरिक प्रशासन के अनुरोध पर इन्हें प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत भेजा गया। भारतीय सेना के एविएशन संसाधनों के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने भी लगातार उड़ानें भरकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला और आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाई। हेलीकॉप्टर्स जिसमें कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, रिकॉनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन हेलीकॉप्टर, मी-17 और चिनूक शामिल हैं, लगातार मिशन पर लगे हैं और अब तक 5000 से ज्यादा नागरिकों को एवं 300 से अधिक अर्धसैनिक बलों के जवानों को सुरक्षित अपने स्थानों तक पहुंचा चुके हैं। लगभग 21 टन राहत सामग्री जिसमें खाद्य पैकेट, दवाइयां और आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, सड़क और हवाई मार्ग से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाई गई हैं। कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए एक्टिविटी होती है। पहले तो बात होती है राहत देने की। हमारे हवाई जहाज गए हैं, दे फ्लोन इन क्लोज ऑर्डर्स विच इज नॉट एज पर प्रोटोकॉल्स, पर हम दूसरी साइड को बताते हैं कि हमारे हवाई जहाज जा रहे हैं। उसी प्रकार उनके भी हवाई जहाज जा रहे हैं, वो एमओ लेवल पर इंटीमेशन देते हैं कि हेक्टर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ पीपल वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, लाइक आप लसियां ले लो या कहीं और भी ले लो, गुरदासपुर सेक्टर। So that exchange of information about air activity for evacuation of people is taking place on a regular basis. While we vacate our people, जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लोग जो तैनात हैं बॉर्डर पर सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ही इवैक्यूएशन हो रहा है। There are people and place measures in place to ensure खाली करके नहीं आ रहे हैं। पहाड़ों में हो रही बरसात के कारण मुलाना विधानसभा क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ के दर्जनों गांव की हजारों एकड़ धान की फसल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, जिसके चलते किसानों को धान पैदावार पर भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसी के चलते मुलाना विधानसभा क्षेत्र की विधायक पूजा चौधरी ने आज बराड़ा और आसपास के जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए प्रशासन से पानी की निकासी के लिए स्थायी प्रबंध किए जाने की मांग की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों और घरों के सामने पानी भरा हुआ है, लेकिन नालियों की समुचित सफाई नहीं होने के कारण निकासी संभव नहीं हो पा रही है। बह रहा है और फसलों में जा रहा है, जो गई पानी में, वो तो किसी काम की नहीं रही, वो तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी दूर दूर तक ये पानी वहां से चला हुआ यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। नाले दबे हुए हैं, लेकिन वो उन नालों की या तो जैसे प्रशासन कह रहे कि सफाई करवाई गई, लेकिन वो सफाई दिखाई दे रही है कि वो इतने जाम है कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है, और जिसके कारण ही हम देख रहे हैं कि कितने ही मकानों का नुकसान हो रहा है कि 3-3, 4-4 फुट पानी भर जाता है, उसको नीचे जाने में समय लगता है। तो प्रशासन को, सरकार को कहीं ना कहीं बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। लगातार हो रही बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। हथिनीकुंड बैराज पर 3,20,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जो 48 घंटे में दिल्ली में पहुंचकर दिल्ली के इलाकों को प्रभावित करेगा। यमुनानगर सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने बताया कि सेंट्रल वाटर कमीशन के नियम के मुताबिक 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी होने के बाद उसे बैराज पर रोक कर नहीं रख सकते, उसे डिस्चार्ज होना ही होता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में 3,59,000 क्यूसेक पानी आया था, जो यमुनानगर के कई गांवों में गया था। फिलहाल सभी कार्यकारी अभियंता SDO मौके पर नजर बनाए हुए हैं। अगर आबादी में पानी जाता है तो उसे निकालने के पूरे प्रबंध भी किए जाएंगे। 4 बजे के बाद एकदम पानी बढ़ना शुरू हुआ था हथिनीकुंड के ऊपर, जो कि 1,65,000 क्यूसेक था। उसके बाद से लगातार पानी बढ़ रहा है, और अभी जो एट प्रेजेंट की पोजीशन बताऊं तो मैं 3,20,000 क्यूसेक पानी इस समय हथिनीकुंड पे है।
सहारनपुर में जो रोड का ब्रिज है पुराने वाला जिसको हम कहते हैं, वो तकरीबन यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। उसके बाद ये हमारा गुमथला का एरिया आ गया और उससे नीचे फिर करनाल का लालपुरा और वगैरह आ जाए, करनाल, पानीपत, सोनीपत। उसके बाद वो पानी दिल्ली में एंटर होगा। बारिश और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद फरीदाबाद में यमुना नदी उफान पर है और अगले 24 घंटे में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। यमुना से सटे गांव में रहने वाले लोगों को डिप्टी कमिश्नर के द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि वह तुरंत प्रभाव से अपने घरों को छोड़ दें और अपने पास लगते सरकारी स्कूल और पंचायती भवन में शरण ले ले, जहां प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार आज सुबह 2 युवकों को भी यमुना के पानी में बहने की खबर सामने आ रही है, जिसकी पुष्टि डिप्टी कमिश्नर ने भी की है। जल स्तर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरा सभी फरीदाबाद वासियों से और स्पेशली जो लोग या जो गांव यमुना किनारे हैं उनसे आग्रह है कि कृपया करके आप जो सेफ प्लेसेस हैं, जो हमने पहले भी आइडेंटिफाई कर रखे हैं और जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी भी लगी है, सभी गाँव में हमने ड्यूटीज लगाई है। तो उनने जो चयनित कर रखी है, चाहे वो अपना कम्युनिटी सेंटर हो, चाहे कोई प्राइवेट या सरकारी स्कूल हो, जैसे कि बसंतपुर एरिया में हमने एक प्राइवेट स्कूल लिया है जो शेल्टर हमने बनाया है, और जो बाकी गांव है उसमें सरकारी स्कूल या फिर हमने कम्युनिटी सेंटर जो ऊंचाई पे जो है वहां पे वो लिए हैं हमने। तो सभी लोगों से हमारा आग्रह है कृपया करके आप पहले ही समय रहते ही एक सेफ प्लेस पे जो सरकार ने आइडेंटिफाई कर रखी है उस पर कृपया करके आप पहुंच जाएं। तो वहां पे सरकार की तरफ से आपके रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था वहां पे करवाई जाएगी। हमारी जी 50 एकड़ है, बाजरा है 30-35 तो, और ज्वार है, सारी डूब गई हमारी। इससे हमारी जो भी फसल बोई है वो पूरी फसल नष्ट हो गई, चाहे ज्वार है, बाजरा है, घिया है, तोरई है, परमल है, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। और ज्यादा पानी आएगा तो उससे और ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, अभी आबादी में घुसा तो नहीं, लेकिन टच हो गया आबादी से पानी, तो उससे अभी ऐसी कोई जनहानि की कोई बात नहीं है। प्रशासन हमारे बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं। वहीं सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से 2 दिन पहले गांव नेजाडेला और मल्लेवाला गांव के बीच अंदरूनी बांध टूट गया था, जिसके चलते तकरीबन 1200 एकड़ खड़ी फसल पानी में डूब गई। इसके साथ ही 2630 एकड़ फसल खराब हो गई है। ग्रामीण और प्रशासन तटबंधों को मजबूत करने के लिए जेसीबी की मदद से मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आने वाले दिनों में होने वाली संभावित बारिश के चलते यदि जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो कहीं न कहीं खतरा हो सकता है। सिरसा की घग्गर नदी में अभी 28,000 क्यूसेक पानी आ गया है और आगे आने वाले दिनों में भी और ज्यादा पानी आने की संभावना है। ऐसे में सिरसा में आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। नहरी विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप कुमार ने बताया कि घग्गर नदी में 2 तरह के पानी आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहाड़ों में हो रही बरसात के पानी के कारण घग्गर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा है, लेकिन स्थिति काबू में है। उन्होंने आगे बोला कि साथ लगते गांव के किसानों को भी अलर्ट किया गया है और उनकी भी सहायता ली जा रही है और विभाग की ओर से पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। एक जो पानी है सरिन चो ड्रेन है, जो कि मुक्तर साहिब से होती हुई संगरूर से होती हुई सिरसा ये रतिया के पास एंटर करती है, जो घग्गर में गिर जाती है। एक उसका पानी है, उसका पानी 15 से 20 हजार क्यूसिक जो कंटिन्यूसली आ रहा है, और जो दूसरा पानी है हमारा गोला चिका से जो आ रहा है, जो ऊपर का जो पानी है पंचकुला, चंडीगढ़, मोरनी का जो पानी है। तो अभी थोड़ा सा पानी कम हुआ है 2-3 दिन से, अभी 23-24 हजार के आसपास पानी है। लेकिन जैसे ही गोला चिका से जो पानी आ रहा है उसका जब इफेक्ट आएगा, वो दोनों पानी मिलके वो पानी बढ़ेगा। तो अभी जो ये अगला हफ्ता ये थोड़ा क्रिटिकल रहने वाला है, थोड़ा सा पानी बढ़ेगा। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने जितने भी हमारे अरेंजमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, और जो हमने ईसी बैग्स मिट्टी से भर के वो बैंकों पे रखे हुए हैं, और हमारा जो स्टाफ है, हमारी 24 टीमें हैं जो राउंड द क्लॉक वनों पर घूम रही है, काम कर रही है। जो भी हमें वीक पॉइंट लगता है उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में घग्गर नदी में पानी आने से बाढ़ का खतरा बन गया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ग्रामीण अपने स्तर पर ठीकरी पहरा दे रहे हैं। पानी तो पूरा तूफान पे इस टाइम, तो वो पीछे भी पानी खूब आ रहा है इस बार, और गांव वालों ने अच्छा सहयोग है, और युवा साथी जुड़े हुए हैं हमारे, भाई दिन रात लगे हुए हैं। भाई ये नहीं है भाई कोई सो रहा है, यहीं खाना आ रहा है, हमारा गांव से लंगर गुरुद्वारा से लोगों को घर से इकट्ठा होकर आ रहा है।
और हमारे सरपंच हैं वो भी अच्छा सहयोग कर रहे हैं हमारा। बाढ़ के मुख्यमंत्री नायब सैनी और सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के निर्देशों पर यमुनानगर की हथिनी कुंड बैराज पहुंची सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर नीतीश जैन ने बताया कि हरियाणा के विभिन्न इलाकों में हालांकि पहले से बहुत अधिक वर्षा हुई है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति सामान्य है। सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी सभी तरह के हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि यमुनानगर हथिनी कुंड बैराज से डिस्चार्ज हुआ पानी 48 से 72 घंटे में दिल्ली पहुंचता है। वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। की वेलोसिटी क्या है उस हिसाब से हो सकता है 50 घंटे लगे, 55 घंटे लगे, और पानी कम हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी ले लेता है। हम ये आज से नहीं देख रहे, हमारा तो ये जो है ये जहाँ तक मानसून का है, ये प्री मानसून हमारा जो विजिट वगैरह है वो शुरू हो जाती हैं। वो हमारी आप लगा के चलिए कि हम मार्च के महीने से शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने 30 जून तक तो हमने अपने कार्य सारे के सारे ख़त्म करने होते हैं। ड्रेनें वगैरह भी हमारी क्लियर करनी होती है। सभी के सभी इस टाइम पूरी तत्परता से ऑन टॉस हैं, और सभी के सभी जो उनके किसी के एरिया में जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो सब उन पर निगरानी रखे हुए हैं, और हमारा स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बारे में लगातार मुनादी वगैरह भी कराता है कि आप सभी सेफ जगह पे चले जाइए। वहीं फतेहाबाद में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उपायुक्त मनदीप कौर ने चांदपुरा, साइफन व अन्य संभावित प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए कहा कि पिछले एक सप्ताह से बारिश काफी अधिक हो रही है और पंचकुला क्षेत्र से जो पानी आता है उसे वहां गुलाची हेड तक पहुंचने में लगभग 3 दिन लगते हैं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल भराव की समस्या को गंभीरता से ले और निचले इलाकों में पानी की निकासी समय पर सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि घग्गर में पानी सिर्फ बारिश के दिनों में ही आता है और नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी समस्या की स्थिति में प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सभी विभागीय टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। अब फिर काफी बारिश हो रही है और आज भी पंचकुला कल से बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है वहाँ पे, और वो सारा पानी आपको पता ही है कि घग्गर से के थ्रू होते हुए और हमारे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए सिरसा और फिर राजस्थान निकल जाता है। तो 3 दिन लगते हैं उस पानी को गुलाचीका आने के लिए, और पिछले 2 दिन से जो वाटर है, वाटर लेवल्स इंक्रीज हो रहे थे। जैसे 38,000 क्यूसिक पे था, फिर 42 पे हो गया था, 43,800 पे था कल। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि गुलाचीका हेड पे पानी अब 42,500 रह गया है, पानी कम हो रहा है अब वहाँ। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को पलवल स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में चाणक्य गुरुकुल संस्था हरियाणा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि चाणक्य गुरुकुल संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का कार्य कर रही है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त हो गई हैं, हिंसक घटनाओं में कमी आई है, कश्मीर में आतंकवादी पैदा नहीं होते हैं। भाजपा की सरकार आने पर कश्मीर में एक अच्छा वातावरण भी बना है। आगे भी कश्मीर में और ज्यादा सुधार होगा। कश्मीर की घाटी में देश का पर्यटक जाए और वहां पर व्यापार करे, ऐसी व्यवस्था मोदी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि पलवल नगर परिषद में खामियां पाए जाने के मामले को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में लाया गया है। शुरुआत है, मैं पूरी संस्था को और भाई रोहित पटेल जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और इसका लगातार इस तरह का ये आयोजन चलता है। लेकिन निश्चित तौर पर आज कश्मीरी खेलों का है, दूसरे आयोजन, आज पत्थरबाजी समाप्त हो गई, हिंसक घटनाएं कम हो गई, कश्मीर घाटी में अब कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता, जो भी आते हैं प्रायोजित आते हैं, बाहर से आते हैं, तो एक अच्छा वातावरण कश्मीर घाटी में धारा 370 के बाद बना है। और मैं समझता हूँ आगे इसमें और सुधार होगा और कश्मीर घाटी में देश का पर्यटक वहाँ आसानी से जाए और वहाँ व्यापार करे, इसकी सारी व्यवस्था मोदी सरकार कर रही है। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।